ट्रक से पहले तो ट्रक तक पहुंचने के लिए टू व्हीलर चाहिए था, जो मैंने बहुत ही मेहनत करके कईयों से पैसा इकट्ठा करके 8,500 रुपये बजाज वेस्पा वो खरीद पाया। AEY 5299 आज भी वो मेरे को, जब भी मैं कहीं अपने आप में खो जाता हूँ तो उस स्कूटर को देख लेता हूँ, गुड़गांव में रखा हुआ बिल्कुल एकदम शीशे में लगाकर, कि वो मेरा पहला वाहन था, जिसके कारण मैं शुरू किया। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे कोई टेम्पो खरीदते गए, फिर ट्रक खरीदते गए और वो काफिला बढ़ता गया। खाटू श्याम दिल सोहन लाल द्विवेदी। शख्सियत की शुरुआत करने से पहले, न्यूज 81 के खास सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं कांक्षा मिश्रा आज उन दो लाइनों को जरूर कहना चाहूंगी कि लहरों से नौका पार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। 1984 में इस बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन आज जिस शख्सियत के साथ हूं, यानी आप कहें अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स लिमिटेड APML जो है, चेयरपर्सन रमेश अग्रवाल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज 81 के खास सेगमेंट शख्सियत में। बहुत लंबा सफर रहा, 30+ ईयर्स हो चुके हैं, और जब इसकी नींव रखी थी तो क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थॉट प्रोसेस था इसको रखने के पीछे? हमारे जो जिस तरह सिखाया गया था कि आप अपने अनुभव से ऐसा कुछ करो कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी देने वाला तो तब बनता है जब कुछ आता हो, कोई व्यापार करना, बिजनेस करना। तो मैं अपनी उस सारे चीज को निभाता हुआ एक भारतीय वायुसेना में पहले भर्ती हुआ, 6 साल वहां पर सर्विस की, और वहां से बहुत चीजें सीखने को मिली। अब उसको एक्सप्लोर कैसे करें, तो वहां से वो चीज निकाली ताकि मैं कहीं मेरा उद्योग जगत में खड़ा हूं तो वहां से 3-4 डिग्री मैं लेकर आया। अक्सर आप बाहर की इंस्टीट्यूट में डिग्रियां तो मिल जाती है, MBA फाइनेंस, MBA HR, MBA लॉजिस्टिक, MBA सोनसो, मगर किसी भी व्यापार करने के लिए, किसी एक उद्योगपति बनने के लिए, एक उद्यमी बनने के लिए 3-4 डिग्री की और जरूरत होती है। वो कहीं मिल नहीं पा रही थी, वो मैं भारतीय वायुसेना से लेकर आया। एक डिग्री में वहां से लेकर आया MBA डिसिप्लिन, एक डिग्री लेकर आया MBA होनेस्टी, एक डिग्री वहां लेकर आया MBA ओनरशिप। तो 3 डिग्री होने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, आप तो कुछ भी हाथ लगा लो, क्योंकि ये तो बिल्कुल अद्भुत डिग्री है। और वो शुरू की, और 1987 में ये जो अग्रवाल पैकर मोर की स्थापना की। हालांकि 83, 84, 85 से सीखने का मौका मिल रहा था जी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में होता हुआ भी मैं कई बार व्यापार के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता था। तो अग्रवाल पैकर मोर 6 सितंबर 1987 को जन्म हुआ। धीरे धीरे करते हुए आज भारत की करीबन 140 शहरों में हमारी शाखाएं हैं, और 1600+ ट्रक हैं, 4-5 हजार लोग डायरेक्टली काम करते हैं, 2-3 हजार इनडायरेक्टली काम करते हैं, 30,000-28,000 अप्रोक्सीमेटली वेयर हाउस है, 4,000 करीबन कंटेनर है। देश से बाहर 7-8 कंट्रियों में हमारी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है, और 162 कंट्रियों में हमारी फ्रेंचाइजी है। ये एक छोटा सा नेटवर्क हमारा हम बना, काफी बड़ा नेटवर्क है। और आपने जैसा कि बताया कि इंडियन एयरफोर्स में आपने काफी कुछ समय के लिए नौकरी करी थी, वहां से जो डिसिप्लिन, वो जो एक आपने एक्सपीरियंस गेन करा, उसको आपने बिजनेस में पूरा उतारने की कोशिश की। और इसका जीता जागता उदाहरण ये कैप है जो आप हमेशा अपने साथ जो है इसको पहन के रखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सर बताइए, क्योंकि एक आर्मी बैकग्राउंड, ये एयरफोर्स बैकग्राउंड में होना अपने आप में गौरवान्वित क्षण होता है, क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हो, आप देश के लिए काम कर रहे हो। तो ऐसी सेक्टर को आपने छोड़कर फिर बिजनेस में आगे रुझान किस तरीके से आया, क्या सोच कर आप आए? जो मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी आदमी, यदि मैं वहाँ सर्विस करता तो मैं एक व्यक्ति अपना ही किसी ऊपर निर्भर बैठा हुआ था। अब यहाँ
जब सर्विस छोड़ी तो लेने वाले के बजाय देने वाला बना, तो आज 6-7-8 हज़ार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। और अपने परिवारों के साथ वो मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। मगर ये क्या संभव है क्या कि सर्विस छोड़ना? बस संभव सबसे ज़्यादा आज किसी को कोई कहे कि भी क्या करना सबसे आपको आसान है, क्या करना आपको सबसे बढ़िया लगता है, तो मैं एक ही कहता हूँ कि भाई बहुत बड़ा, जब किसी व्यक्ति को लंबी सोच हो और कुछ बड़ा बनना हो तो उद्योग चलाना सबसे आसान है, धन कमाना सबसे आसान है एथिकली। बाकी सारी चीजें मुश्किल हो सकती है, बट मेरे लिए शायद ये सबसे आसान है। तो धन कमाने के लिए मेरे को कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तो 2 चीज की प्लानिंग करनी है। मैं अपने व्यापार के साथ में जो ग्राहक रूपी भगवान है उसकी पूजा करनी, मेरे साथ जो कर्मचारी है वो हनुमान रूपी कर्मचारी है, उनके साथ मिलकर काम करना। तो हम सबसे ज्यादा जो आज प्राथमिकता देते हैं वो हमारे भगवान को देते हैं, ग्राहक को देते हैं। जब वो ग्राहक हमारे पास जो आ जाता है तो हमको एक तरह से वो उसमें परमात्मा की शक्ल दिखती है, उसकी सूरत दिखती है, और उसके लिए क्या नहीं कर दे वो सारी ताकत लगा देते हैं। जब हम उसके लिए ताकत लगाते हैं तो वो हमारे लिए स्वाभाविक है, वो हमारे लिए सोचेगा, करेगा, और वो हमारे लिए करता है। दूसरा, जो हमारे अपने हनुमान जी है जो हमारे साथ काम करते हैं, जो कर्मचारी जिसको कहते हैं, उनको हनुमान जैसा प्यार देते हैं, हनुमान जैसा मान देते हैं, सम्मान देते हैं, वो पूरी ताकत लगा के वो हमारे लिए काम करते हैं। तो मैं 2 चीज़ों की पूजा करता हूँ, भगवान की, हनुमान की, बाकी तो फिर अपने आप लेके चले जाते। कहते हैं इंसान को अपना सबसे पहली खरीदी हुई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, चाहे वो पहला मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कुछ भी हो। आपकी पहली ट्रक जो है, जैसा कि हमने सुना है कि ABT 812 जो आज भी आपके पास है, इतने साल हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसका क्या गौरवान्वित इतिहास रहा कि आपने उसको भी आज बड़े करीब से संभाल के रखा है? ट्रक से पहले तो ट्रक तक पहुँचने के लिए बिल्कुल 2 व्हीलर चाहिए था जी, जो मैंने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही कईयों से पैसा इकट्ठा करके 8,500 रुपये बजाज वेस्पा वो खरीद पाया। वो AEY 5299 आज भी वो मेरे को, जब भी मैं कहीं अपने आप में खो जाता हूँ तो उस स्कूटर को देख लेता हूँ, गुड़गांव में रखा हुआ बिल्कुल एकदम शीशे में लगाकर, कि वो मेरा पहला वाहन था, जिसके कारण मैं शुरू किया। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे कोई टेम्पो खरीदते गए, फिर ट्रक खरीदते गए, और वो काफिला बढ़ता गया। अब होता क्या है, किसी व्यक्ति को जब वो दिन, कई बार लोग अपना भूल जाते हैं जो आपके मुश्किल के दिन थे। जब मैं गांव से संबंध रखता हूँ, जब पढ़ा करता था स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल था, हिंदी मीडियम थी, और हम टोटल 7 भाई बहन हैं, 3 भाई 4 बहनें। मेरे से बहन थोड़ी सी बड़ी है, 3 साल, मेरे इमीडिएट बड़ी, मतलब छोटा भाई 3 साल छोटा है। तो जब हम स्कूल में जाया करते थे, बहन 2 क्लास आगे थी मेरे से। तो पिताजी क्या किया करते थे, अब बड़ा परिवार होता था, घर में इतनी आमदनी नहीं होती थी, वो 7 की बजाय 3 चप्पल की जोड़ी लिया करते थे। अब जुगाड़ इसमें करो अपना। अब वो पहले चली जाती थी तो वो चप्पल की जोड़ी वो पहन जाती थी। कई बार फिर पहले मैं चला जाता स्कूल में तो मैं पहन जाता था, तो एक को तो घाना जाना ही था। तो हमने वो अपनी शुरुआत की है। फिर हमारी माँ क्या करती है, तुम्हारा तो स्कूल नजदीक है, थोड़ी दूर, बिना चप्पल भी चली जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका स्कूल दूर है और इसको बालू मिट्टी में से जाना पड़ता है, और जब मई जून का महीना होता है तो टेम्परेचर 46-47 होता है, तो उबलती है बालू, उसके ऊपर पाँव रख के जाना बड़ा मुश्किल था। तो जिस दिन चप्पल नहीं होती थी उस दिन हम क्या है, जब भैंस गाय जो अपना मूत्र करती है वो देखती है दूर तक, वहाँ गिल्ला है, भाग कर वहाँ पार रख लिया, फिर अगला देखते थे आगे कहाँ, फिर भाग कर वहाँ पार रख लिया। तो इस तरह से अपनी वो स्कूल का रास्ता पार हो जाता था। वो चीजें याद ही नहीं है, वो हमारी तो मतलब बच्चों के, उनके सबके कहानियों में है कि हाँ आपके जो शुरुआत हुआ था वो इस तरह से हुआ था। पर खुशियाँ इस बोल के होती है कि जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो भी इस शुरुआत को इग्नोर नहीं करती, वो भी कहती कि यस, एक मेहनत रियली एक रिजल्ट देती है, और हमने वो देखा है बारीकी से। आज APML ब्रांड जो है वो देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है, बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन उसके पीछे जो सालों का संघर्ष रहा है, सालों की मेहनत रही है और दिन रात की जो तपस्या रही है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। क्योंकि कहते हैं ना, चमकते हुए सूरज को तो हर कोई देखता है, लेकिन जब ये अस्त होता है, जब कभी ऐसे आते बैरियर्स आते हैं आपकी लाइफ में, जब आप उस फेल्योर से होकर निकलते हैं, वो किसी को नहीं पता होता। सर, तो हम चाहते हैं कि अब दर्शकों को वो भी बताइए कि सालों के संघर्ष में किस तरीके की आपका रुझान था, किस तरह के जूझ रहे थे आप अपने संघर्षवादी दिनों में। तो जो ब्रांड बनता है वो आदमी का पहले ही तय हो जाता है। कुछ चीजें जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम एक पार्टिकुलर चीज के ऊपर जब सोचते हैं गहराई से, तो 2 चीज ध्यान में आती है कि आपकी जो तकलीफें हैं वो शुरुआत की है क्या, या आप जो काम करने जा रहे हो वो तकलीफ की शुरुआत है क्या।
बहुत बेहतर। शुरुआत की तकलीफ या तकलीफ की शुरुआत है। तो जब मैं ये व्यापार शुरू करना शुरू किया तो मैंने दोनों में देखा कि शुरुआत की तकलीफ है, शुरुआत की तकलीफ है तो ये कवर इट, आप पास हो जाओगे, और तकलीफ की शुरुआत है तो हाथ जोड़ लो, एग्जिट कर दो कि फिर आपका हो नहीं सकता। तो वहां से ये शुरुआत की कि यस, जो क्योंकि जो काम करने जा रहे थे ये शिफ्टिंग का, तो हिंदुस्तान का जब ज्योग्राफी पढ़ा और जब मैपिंग करी तो पता लगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली हर डे 7,000 लोग शिफ्टिंग करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। पीपल फील द पेन, मतलब बहुत बड़ा पेन था, ये एरिया पेनफुल एरिया था। बिजनेस में सिखाया जाता है मोर पेन मोर गेन। जहाँ पेनफुल एरिया के हाथ लगाओगे तो वहाँ गेन आप ऑटोमेटिक। स्टार्टअप क्या करते हैं, पेनफुल एरिया को पकड़ लेते हैं, उसका फिर रिजोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, एजुकेशन करेंगे और वो स्टार्टअप अच्छी तरह चमक जाता है। तो उसी तरह ही एक 1987 का मैं कह सकता हूँ कि पैकिंग मूविंग शिफ्टिंग का एक स्टार्टअप ही था ये। उस टाइम पर कोई फाइनेंस की पोजीशन नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, और मेरे को टोटल इस काम के लिए जब मैंने शुरू किया तो हमारे टोटल पूंजी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल मेरे को इनवाइस, बिल, पर्चा, बिल्टी, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल लिस्ट, ये सब कुछ बनाना था। इसको अप्रोक्सीमेटली 3,900 रुपए चाहिए थे मुश्किल से। बाहर एक बॉक्स रखा था, उसमें मैंने लिखा था कि देखा था कि 20 लाख फैमिलीज को आपने अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाया। ये डेटा आप अभी भी इस पे डिस्कवर करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि आपको पता है कि 20 लाख लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी लाइंस लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा इस पे भी आपसे एक सवाल जरूर करूंगी। मैं हमारी लोगों की बोलते हैं एसेट क्या है, जी लोग तो एसेट अपनी प्रॉपर्टी की, गोडाउन की, वेयर हाउस की। हमारी एसेट ये मेरे क्लाइंट है जो 20 लाख हर साल 1,61,000 1,70,000 हम हर साल जोड़ते रहते हैं। लास्ट ईयर वी क्लोज 1,61,000। अब ये डाटा जब नेक्स्ट देखोगे तो ये 21,61,000 पाएगा, अगली बार फिर ये आपका 24 लाख पाएगा। तो हर करीबन जोड़ते रहते हैं। ये हमारी, किसी से पूछे ना आपकी एसेट क्या है, ये मेरे 20 लाख 22 लाख ये क्लाइंट्स है। मेरी एसेट क्या है, मेरे वो हनुमान जो मेरे कर्मचारी जो मेरे साथ काम करते हैं वो एसेट है। कल ने कोई गोडाउन की छत गिर जाए तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती, मगर किसी हमारे अपने इस क्लाइंट के रिस्क कहीं छोटा सा खरोच भी आ जाए तो भी हमारे लगता है कि हमारे एसेट में कहीं ना कोई किसी ने कुछ सेंध लगा दी। तो ये एसेट है। अब रही बात ब्रांड की बात, ब्रांड कैसे बनता है, वो कैसे नहीं बनता, वो अपना बनता है। आपकी सोच क्या है, मेरा क्लाइंट को तकलीफ ना हो, रात को वो सोए मैं जगूं, ये सारी सोच आपको अपने आप को उस ब्रांड को बनाने में अपने आप ही आपका ये लाभ होगा। एक क्लाइंट को मेरे यहाँ घटना बताऊंगा मैं कि बम्बे से किसी क्लाइंट का कोई सामान आ रहा था दिल्ली, श्री राम ग्रुप आपने सुना होगा, उषा ग्रुप, उनके किसी भाई की पत्नी ने वहाँ बुक कराया था। वो क्या था, पीतल की जड़ाव का संदूक था, जैसे ऐसे लगा हुआ ना पीतल, ऐसे संदूक आते थे पहले, और उसकी कीमत भी 1,10,000 1,12,000 थी। उसने किसी एग्जीबिशन से मोल लिया था और यहाँ आरपी रोड पे उसको खाली होना था। जब वो ट्रक लेकर निकला वहां से तो उदयपुर के पास में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, हेड कूलिंग। ट्रक 4 फीट छोटा हो गया, ड्राइवर की भी वहीं रास्ते पे डेथ हो गई, और उस ट्रक के जो बॉक्स था जो पीतल वाला, उसके भी 10-12 टुकड़े हो गए। इंश्योरेंस होती है चीज का, पार्टी को जल्दी हम क्लेम दे देते हैं कि देखो जी कितना है, आपका क्लेम मिल जाएगा। तो इस चीज की इस सूचना देने के लिए उस टाइम पर हमारे पास साधन नहीं थे ज्यादा, मोबाइल के और के फोन के। तो ये सूचना देने के लिए धनंजय कुमार एक मेरा मैनेजर उसके घर पे पते पे गया, ये बताने के लिए कि मैडम आपका वो टूट गया है, क्लेम फॉर्म भर दो आप एंड विल गेट द इंश्योरेंस क्लेम। वो जब पहुंचा घर पे और जब उनके पास आ गया ट्रक हमारा, उसने ये सब किया। तो धनंजय कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि उसको ये कह दे कि आपका ट्रक एक्सीडेंट हो गया। तो उसके मुंह से निकल गया, नहीं मैम अभी आया नहीं है, मैं तो बस एक बार देखने आया हूँ कि ये ट्रक कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, और रेकी करने आया वो रास्ते की। उसने दोबारा पूछा कि मैम क्या था ऐसा जो आप इतने उतावले हो, कि इतनी बड़ी कोठी, इतने बड़े लोग इतनी ज्यादा उतावले? बोला नहीं मैंने एक ना एग्जीबिशन में गोरेगांव या बाइकला कहीं बम्बे में एक वो बॉक्स खरीदा था, बहुत सुंदर था, मेरे को यहाँ रखना है। तो उसकी भावना को, उसको इमोशंस को वो पढ़ रहा था। तो बोला ठीक है, कहाँ मिला? उसने बताया कि उस एग्जीबिशन ग्राउंड से लिया, कितने का लिया, उससे वो पूछ लिया। तो इमीडिएटली मेरे उस व्यक्ति ने बाहर कहीं फोन का जुगाड़ करके या मैडम से लिया होगा कहीं से, तो उसने एक बम्बे के जो मैनेजर थे उसको कहा कि भाई ये उस एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर मिला है, इतने रुपए में मिला है, आप अर्जेंट जाओ और पता करके बताओ कि वो एक और मिल जाएगा क्या। वहाँ एक और मिल गया हमारे को, उसको एयरलिफ्ट किया, अगले दिन उसको ट्रक में डालकर उसके पास लेकर आए, उसको डिलीवरी किया, उसने बड़ा अच्छी तरह ले आए। तो देन अल्टीमेटली उसने बोला कि आपका जो था बॉक्स जो पीतल वाला,
वो बॉक्स नहीं है, ये दूसरा है। उन्होंने बिल्कुल सेम वही बोला, हाँ सेम जरूर है मगर जो आपने हमारे को दिया था वो नहीं है। तो बोला भी वो कहाँ है? तो उसने पूरी कहानी बताई कि शी वाज मतलब लाइक क्राइंग, उसको कहा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। बिल्कुल कि मैम मैं आपको कहने के लिए आया था पर मेरे कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस दिन के बाद हमारे को सारे मिलकर लोगों ने खिताब दिया कि अग्रवाल पैकन मूवर नॉट ओनली वी कैरी द गुड्स बट वी कैरी इमोशंस आल्सो। हमारा नाम है इमोशंस कैरियर, नॉट गुड्स कैरियर। इमोशंस कैरियर की किताब के अंदर यदि हिंदुस्तान में एक नाम है, गुड्स कैरियर तो यू विल फाइंड मोर देन 4 lakhs, बट इमोशंस कैरियर है तो ओनली अगेन रिपीट ओनली APM। बिल्कुल, मेरे अगले सवाल का जवाब आपने इसी में दे दिया है, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि अग्रवाल पैकर्स मूवर्स बाकी के पैकर्स मूवर्स से किस तरह भिन्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वाक्य आपने बताया है वो बेहद रोचक, दिलचस्प होने के साथ साथ इसमें यह भी है कि आप इमोशंस की बहुत फिक्र करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों आपके, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों। लेकिन ये बताइए कि जैसे आपकी बिजनेस की लेगेसी चल रही है, कई सालों से ये लेगेसी आप कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसे में आज यूथ जो है, जो युवा वर्ग हैं, उनमें कहीं ना कहीं बिजनेस करने के जो स्किल्स हैं वो तो हैं, बट वो आगे अपनी लेगेसी को डेवलप नहीं करना चाहते। वो उनका रुझान नौकरी की तरफ ज्यादा जा रहा है, वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में थोड़ा रुचि कम दिखा रहे हैं। ऐसे में युवाओं में किस तरीके का रुझान किस तरह से पैदा किया जा सकता है कि वो अपने बाप दादाओं की जो संपत्ति है, जो उनकी लेगेसी है, उसको आगे जो है सक्षम रूप से कंटिन्यू कर पाए? ये तो क्या है कि अपने परिवार का जो व्यक्ति, जो मुखिया, जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो नौकरी की पद्धति 1835 में मैकाले ने ध्वस्त कर दी थी कि उससे पहले हमारी नौकरी के पक्ष में कोई था ही नहीं। छोटा सा चने को भून कर बेच लेगा, मोची का काम कर लेगा, सुनार का काम कर लेगा, बर्तन बना लेगा, लोहार का काम कर लेगा, कुम्हार का काम कर लेगा। कभी किसी ने नौकरी की तरफ नहीं सोचा था, वो अपने स्वावलंबी की तरफ सोचा करते। पर 1835 में मैकाले ने कहा कि जिसको नौकरी होगी वो सरकार उसको अच्छे तरीके से देखेगी, और सरकारी नौकरी होगी उसको तो बिल्कुल, अंग्रेजों ने उसको मतलब ऐसा बढ़ावा दे दिया तो लोग उनके कहने पर उसकी तरफ चले गए और उनको नौकर चाहिए थे। दे नेवर वांटेड यू कि एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि वो उनके बाधा आ रहे थे, तो नौकर उनके लिए लाभकारी थे। तो वो 1835 के अंदर जितनी भी जो इंस्टीट्यूट थी जो एंटरप्रेन्योर बना रही थी उन सबको ऑलमोस्ट ध्वस्त कर दिया था। मगर धीरे धीरे कर वो मैकाले की भी वो जो लेयर थी उसको भी लोगों ने पेंट कर दिया। अब जो आज जो बना है मॉल, जो आप बात कर रहे हो, थोड़े से पहले की बात कर रहे हो, 10 साल पहले की बात, आज जो मॉल बना है वो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। 6 महीने पहले सारी यूनिवर्सिटी इकट्ठी हो रही थी, 1 साल पहले की बात है, 6 महीने पहले बाद में गया था, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे हाथ खड़ा किया कि भाई नौकरी लेने वाले कितने लोग है और देने वाले कितने हैं। तो हार्डली 1% भी ऐसा आदमी नहीं था ये कहता कि मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। और फिर उसमें काम हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर समर्थ भारत के माध्यम से और कई NGO के माध्यम से। अब मैं सत्यावती कॉलेज या उसमें गया तो अब की बार हाथ खड़ा करवाया कि भाई नौकरी देने वाले कितने बनेंगे, लेने वाले। तो यू सरप्राइज टू नोट दैट 12% बच्चों के हाथ खड़े थे कि हम नौकरी देने वाले बनेंगे। तो ये तो बदलाव ने बढ़ता जा रहा है युवा में। दूसरा क्या होता है कि जो माता पिता जो अपना काम करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एक एथिक्स होती है। जिस व्यापार में एथिक्स नहीं होती और जो माता पिता काम करते हैं, मैं बहुत बड़ा संदेश बच्चों के लिए नहीं दे रहा, मैं उन माँ बाप को दे रहा हूँ कि एथिक्स के बगैर वह लोग काम करते हैं और उसमें वो धन कमा लेते हैं। उनके बच्चे जो अनएथिकल धन होता है तो वह माँ बाप कहीं ना कहीं किसी तरह तकलीफ का कारण भी बनते हैं। कभी गवर्नमेंट अधिकारी का तकलीफ का कारण, कभी किसी तरह तकलीफ का कारण, अनएथिकल बिजनेस आएगा तो उनको छुप छुपाना वाला काम, कभी वो रखो वो रखो उस पर कपड़ा डालो। तो उन माँ बाप को बिजनेस करते हुए कहीं ना कहीं उनको अपने ना मतलब परेशान होते देखा है, कुछ सेकंड मरते हुए देखा है, इस तरह के मतलब स्लो पॉइजन को कहते हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे माँ बाप ने जो कर लिया कर लिया। मगर कुछ ऐसे परिवार है जो ट्रांसपेरेंट है, एथिकल है, उनका बच्चा कहता है कि मेरे को आप चाहे अमेरिका भेज दो कुछ भी कर, तो मेरे को काम करना है यही। एथिकल अनएथिकल में 2 डिफरेंस है, क्योंकि बच्चा क्या होता है वो कार्बन कॉपी है माँ बाप का। ऊपर भी लिखोगे एथिक तो नीचे एथिक आएगा, ऊपर लिखोगे अनएथिकल नीचे अनएथिकल आएगा। तो अब जो चीजें बदल रही है, इस महीने का जब मैं पढ़ रहा था तो 2,09,000 करोड़ GST कलेक्शन हुई है, हाईएस्ट सो एवर, आज तक के अंदर हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि लोग अनएथिकल से एथिकल में कन्वर्ट हो गए। हिंदुस्तान बदल रहा है क्योंकि मुखिया ऐसा मिल गया हमारे को
जिसके कारण हम भी उसकी कम से कम अनुसरण कर रहे हैं। 100 नहीं करेंगे तो 1% तो करेंगे, और 1% करने में ही अपना भारत बदल रहा है। तो अब जो युवा है वो इसलिए काम करेंगे कि उनकी जो पेरेंटल बॉडी है वो एथिकल काम कर रहे हैं, जो उनको कोई किसी तरह की न तो काम करते तकलीफ, न कोई उनको परेशानी, न उनको कोई परवाह, और उनके काम को देखते हुए, उनकी खुशियां देखते हुए बच्चा भी कहेगा ये काम मैं फॉलो करूंगा क्योंकि मेरा बाप बड़ा खुश है। तो आप कोशिश ये है कि अनएथिकल से हमको एथिकल में आना पड़ेगा। जब एथिकल में आ गए तो सब युवा उस अपने पेरेंटल काम को अपनाएंगे। ये बहुत मैंने शोध करके ये चीज पता करी है कि क्यों नहीं करना चाहते और क्यों करना चाहते। देश का माहौल चुनावी है और हर एक राज्य में जो है लोग बढ़ चढ़ के मतदान दे रहे हैं, लेकिन उसमें अभी भी जो है कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कि बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस इस तरह के जो है रुझान भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने मतदाताओं को, आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनको किस तरह से अपना नेता चुनने के लिए क्या कुछ खास सुझाव या टिप्स देना चाहिए? मतदान 100% दे, बिल्कुल। नोटा कभी ना दे, क्योंकि वो आपका कचरे में जा रहा है। मतलब जो आपके राइट है वो आपको, मगर दे किसको? सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र के बारे में सोचे। आज मेरा राष्ट्र किसके हाथ में सेफ है वो सोचे। मेरे समाज के बारे में कौन सोच रहा है उसके लिए सोचे। तो अपने आप विचार आ जाएगा कि ये व्यक्ति समाज के बारे में सोच रहा है, ये व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोच रहा है। आज विदेश के अंदर हम जाते हैं तो मैं आज 15-20 साल पहले की बात करूं, इमिग्रेशन के अंदर आखिरी लाइन में पूछने के बाद हमारे को बाहर निकाल दिया करते थे, अरे दिस इज नॉट लाइन। अब गलत लाइन में भी खड़े हो गए तो ओके गुड मॉर्निंग, मोदी कंट्री है, हिंदुस्तानी है, 2 मिनट में पासपोर्ट लेते हैं, खड़ा होकर काम करता है। वो बदलाव है, वो परिवर्तन है। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी को दे, बट कौन आदमी ऐसा जो राष्ट्र के बारे में सोच रहा है, कौन आदमी है जो हमारे को मजबूत कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो समाज के बारे में सोच रहा है, कौन व्यक्ति है जो अपने बारे में नहीं सोच रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ अपने बारे में सोचने वाला नहीं, अपने बारे में नहीं सोच रहा। तो इन सबको देखते हुए हमको कोई अपना नेता चुनना चाहिए। पीएम मोदी के कार्यकाल में जो है भारत की तस्वीर बदल चुकी है। ऐसे में व्यापारिक वर्ग से आते हुए आप क्या चाहेंगे कि आप व्यापारी वर्ग को दर्शाते हैं, किस तरह की मांगे हैं आपके आने के लिए? क्योंकि आने वाले टाइम में पीएम मोदी और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों का जो है अपने सामने विजन में ला सकते हैं, नए भारत के नए मॉड्यूल सेट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके क्या एक कुछ मांगे होंगी जो आप उनसे कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इसलिए कोई मांगे नहीं है क्योंकि जो देखने वाला व्यक्ति है ना, वो अपने आप ही बड़ा विजन है उसका। कि उसका विजन क्या है कि मेरा जो देश है 2029 तक तीसरी इकोनॉमी बने। वो इकोनॉमी जब बन पाएगा, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने, वो जब बन पाएगा जब हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होगा। नौकरी वालों से बड़ा मुश्किल है बनना, क्योंकि वो अपना एक लिमिट सीमित का कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर अनलिमिटेड कमाते हैं। उनको कमाने के लिए किसी तरह भी एक ऐसा माहौल बिजनेस का, व्यापार का, हर व्यक्ति भय मुक्त जिए, न कि भय युक्त। जिस दिन भय मुक्त कोई व्यापारी हो गया, जिस दिन भय मुक्त कोई छोटा सा एंटरप्रेन्योर हो गया, जिस दिन भय मुक्त कोई भी कारीगर हो गया, वो अपना काम 3-4 बार करेगा। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ कि टैक्स लेना भी चाहिए सरकार को, और टैक्स के बगैर काम नहीं चलता, और वो ही हमेशा देश के लाभकारी बनता है। मगर सूरज, और यदि मैं धरती के अंदर बात करूं, मनुस्मृति में भी लिखा है कि सूरज धरती से स्नेह धीरे धीरे अपना टैक्स लेता है, इनकी जल को लेता रहता है। और धरती ने कभी शिकायत नहीं कही मेरा जल सुखा दिया, पता नहीं लगने देता। तो राजा का और प्रजा से जो टैक्स लेने का जो नाता है ना, वो सूरज और धरती का जैसा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देते हुए भी जोर नहीं आएगा और लेते हुए जोर नहीं आएगा, और दोनों पक्ष खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो संघर्ष से सफलता का आसान रास्ता नहीं होता है, इसलिए हमने आपसे जिस शख्सियत को रूबरू कराया, जिससे परिचय कराया, वो रमेश अग्रवाल जी थे, जो आज अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स, जो कि देश का नंबर 1 विश्वसनीय और ब्रांड 1 इस समय बन चुका है, उनसे आज आपको मुखातिब कराया है। उम्मीद करती हूँ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी आकांक्षा मिश्रा के साथ सिर्फ इतना ही। और भी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और उनकी जो लाइफ जर्नी है वो आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ 81। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा लेती हूँ आपसे विदा।